मोस्ट एमएसएमई ओनर्स और फैमिली मैनेज बिजनेस में सबसे बड़ा सेल्समैन वो खुद होते हैं। इसके बारे में आपका क्या राय है? मुझे ऐसे लगता है कि सबसे बड़े सेल्समैन वो खुद नहीं रहते हैं, क्योंकि जो ये सेल्स में बात समझ जाता है वो सेल्स को कर जाता है। सिर्फ 40 lakhs का बिजनेस था जिसको 50 CR और मत। ओहो 100x सेलिंग में और ऑर्डर टेकिंग में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? सर, जब आपकी जेब में पैसा आ जाए तो उसको कहते हैं कि सेल्स। इंडियन कस्टमर्स यूजुअली मार्केट में उधारी, डिस्काउंट, क्रेडिट भी मांगते हैं। एक एमएसएमई एंटरप्रेन्योर को आप क्या सलाह देंगे, इसे कैसे काउंटर करें? नाम के लिए आप 2 लाख 4 लाख 5 करोड़ का बिजनेस बुक करे जा रहे हो, तो सैलरीज को देने के लिए पैसा नहीं हो। ये 6 चीज कर लोगे तो सेल्स बढ़ेगा, कैश फ्लो बढ़ेगा, आप ग्रो करते हैं। सस्टेनेबल ग्रोथ इसी से आती है। फॉलो कितनी बार करते हैं? 2 बार, 3 बार, 10 बार, 12 बार? ये जब तक कस्टमर ना हो। 5 फनल होती है फॉलो, डे 1, डे 3 और लास्ट वीक। इसके बाद कॉल किया तो कस्टमर या तो आपको बोल देगा मुझे ब्लॉक में डाल दो, या वो आपकी कंपनी के बारे में गालियाँ देगा मार्केट में जाके। काफ़ी सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो इंडिया में टॉप मोस्ट बिजनेसेस हैं, उनको बनाया है। मार्केटिंग, ग्रोथ, ब्रांडिंग, SOPs, प्रोसेसेस सब बनाकर आई हैं। तो मुझे लगता है कि सेल्स एक ऐसी चीज़ है जो मेरे है एंटरप्रेनर्स, बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट है तो सेल्स। धंधा है तो बंदा है, और कुछ लोग बोलेंगे गंदा है लेकिन धंधा तो चाहिए। तो सेल्स इतना इंपॉर्टेंट है, सेल्स हम डेफिनेटली सिखाते हैं, बट मैं चाहता था कि मेरे से भी एक बेटर एक्सपर्ट जिसने ग्राउंड से सेल्स किया है, जिया है, कराया है, और जो एक यूनिक पर्सपेक्टिव दे, क्यों ना उन्हीं को मैं अपना गेस्ट मानकर बुलाऊं। और सोने पे सुहागा तब होगा कि उनको मैं बेन मानता हूँ। वेलकम निधि बेन। थैंक यू सो मच बशिश भाई, कैसे हैं आप? शानदार। बहुत क्विकली ऑडियंस को पहले एक पर्सपेक्टिव दे दीजिए कि सेल्स के बारे में आप क्यों राइट हो बोलने के लिए। आपने क्या क्या सेल्स में किया है, कराया है, एक शॉर्ट ब्रीफ, एक स्नैपशॉट दे दीजिए। जी, तो सबसे पहले ये बशिश भाई कि मैं सेल्स में 28 साल से हूँ, वाह। और काफ़ी सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो इंडिया में टॉप मोस्ट बिजनेसेस हैं, उनको बनाया है, स्क्रैच से बनाया है, जहाँ पे टीम हायरिंग से लेकर प्रोडक्ट डेवलपमेंट से लेकर मार्केटिंग, ग्रोथ, ब्रांडिंग, SOPs, प्रोसेसेस सब बनाकर आई हूँ। तो मुझे लगता है कि सेल्स एक ऐसी चीज़ है जो मेरे रग रग में है। बिल्कुल, और आपने प्रूव किया है। शायद जब आप वो एक अच्छे कंपनी से जुड़े थे तो वो लेस देन 50 करोड़ देंगे, और आपने शायद, और सभी टीम ने, सिस्टम्स ने उसको कितना 100, 200, 300 करोड़ प्लस 10x लेके गए आप। सिर्फ 40 lakhs का बिजनेस था जिसको 50 CR पे लेके गए थे अ मंथ। ओहो 100x, 100। मोर देन 100x। तो अब आई एम श्योर यू आर एक्साइटेड। नोटबुक पेन ले लीजिए, नोट्स बनाइए, सेल्स की पाठशाला स्टार्ट कर दे। निधि बेन, बहुत फोकस क्वेश्चंस ही रहेंगे मेरे पास। सबसे पहला, मोस्ट एमएसएमई ओनर्स और फैमिली मैनेज बिजनेस में सबसे बड़ा सेल्समैन वो खुद होते हैं। जी इसके बारे में आपका क्या राय है? सर, मुझे ऐसे लगता है कि सबसे बड़े सेल्समैन वो खुद नहीं रहते हैं, क्योंकि इनिशियल डेज पे वो सेल्स करते हैं और उसके बाद उनको लगता है कि अब जो है मेरे पास टीम आ गई है, तो मैं इनको इंस्टेड ऑफ रिप्लेसमेंट वो उसको करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो एक अच्छे सेल्समैन है, क्योंकि सेल्स का मतलब होता है सिस्टम एंड प्रोसेसेस बनाना। और जब उनके पास टीम्स आ जाती हैं और टीम्स अवेलेबल होती हैं, तब भी वो धंधे में घुसे रहते हैं। तो वो एक्चुअली जो सेल्स कर रहे हैं वो रेफरल्स के थ्रू कर रहे हैं, राइट? आपको जो सेल करनी है वो कंसिस्टेंटली न्यू कस्टमर्स को एक्वायर करना है और उनको रिटेन करना है। जी। जो ये सेल्स में बात समझ जाता है वो सेल्स को कर जाता है, जो नहीं समझ पाता वो अपने धंधे में वैसे का वैसे लल्लू लाल रह जाता है। वाह। तो जो बिजनेसेस में ये आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता पुराने ज़माने के बिजनेसेस में, नए ज़माने के बिजनेस में जितने भी बिजनेसमैन टीम्स होते सोते भी खुद सेल्स कर रहे हैं, मैं उन्हें सेल्समैन नहीं बोलूंगी, लल्लू लाल बोलूंगी। लल्लू लाल। और ये बहुत बड़ा आई चेक है कि अगर आपके कंपनी का मेजर सेल्स आपके ऊपर डिपेंडेंट है तो आप कंपनी नहीं चला रहे हो, आप लल्लू लाल हो। रामू काका के साथ अब मेरे को एक नया टर्म मिल गया, लल्लू लाल। लल्लू लाल। ठीक है। सेकंड, सेलिंग में और ऑर्डर टेकिंग में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? क्योंकि लोगों को लगता है ऑर्डर ले लिया तो सेल्स हो गया, तो कुछ डिफरेंस है क्या? सर, जब आपकी जेब में पैसा आ जाए ना, तो उसको कहते हैं कि सेल्स हो गई। शानदार। ऑर्डर टेकिंग और बुक करना, मीटिंग करना, ये एक एक्टिविटी है, प्रोसेस। दिस इज नॉट सेल्स। जी। सेल्स इज जब गले में पैसा आ गया। तो उसके लिए चाहे आप कॉल्स कर रहे हो, मीटिंग कर रहे हो, आप क्लाइंट को कन्वर्ट करने की कोशिश करो, जब तक पैसा आपके अकाउंट में ना आ जाए और कैश या फिर आपको दिख ना जाए ट्रांजेक्शन
कि एक्चुअली रेवेन्यू बुक नहीं हुआ, हमारी जेब में पैसा आया है, उसको कहते हैं हम सेल्स। तो सेल्स का मतलब कन्वर्जन एंड कंफर्मेशन, कॉन्फर्मेशन। यानी आपको पीओ आ गया या पेमेंट आ गया तभी आप जी। उसको सेल्स मारे। सी ये जो प्रोसेसेस आपने बताए ये सारे प्रोसेस हैं जी। सेल्स के। जी आप कॉल करते हो, कस्टमर से कनेक्ट करते हो, कनेक्ट करने के बाद ऑर्डर बुक करते हो, श्योर। बुक करने के बाद आप माल डिलीवरी जाती है, डिलीवरी के बाद आपका पैसा अकाउंट में आता है। ये पूरी ट्रांजैक्शन बेस्ड है। जिस दिन पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है आप समझ लेना उस दिन सेल्स कंप्लीट है, उससे पहले आप सिर्फ एक्टिविटी कर रहे हो। और जिस दिन ये पूरा प्रोसेस आपके बिना हो सके, आप मॉनिटर करो बट आपके बिना हो सकता है और आपके बिना ग्रो हो रहा है, तब आपके पास एक सक्सेसफुल बिजनेस है। करेक्ट। यस। इंडियन कस्टमर्स यूजुअली मार्केट में उधारी, डिस्काउंट, क्रेडिट यही मांगते हैं। एक एमएसएमई एंटरप्रेन्योर को या फैमिली मैनेज बिजनेसेस को आप क्या सलाह देंगे, इसे कैसे काउंटर करना? सर देखिए पहले जमाने में ये चलता था कि विश्वास पे धंधे चलते थे, तो पता है कि अगर पैसा चला गया है, माल चला गया तो पैसा आ जाएगा। आज के ज़माने में जो मैं हमेशा गाइड करती हूँ, आपको 50% पेमेंट एडवांस में लेनी है, क्योंकि कैश फ्लो एंड रेवेन्यू बुकिंग यहीं पे मेजर डिफरेंस आता है। आप अपने एम्प्लॉयज की सैलरी तक नहीं निकाल पा रहे हो, आप रेवेन्यू देख रहे हो मेरी 2 लाख की सेल हो गई है, जी राइट? वो रेवेन्यू बुकिंग है, जी वो कैश फ्लो नहीं है। उसका रीजन ये था कि आपने कस्टमर को डिलीवरी कर दी लेकिन आपने माल नहीं लिया, आपकी बुक्स में सिर्फ रेवेन्यू दिख रहा है, एग्जैक्ट पैसा नहीं दिख रहा। तो आज की डेट में मैं हमेशा ये बोलती हूँ, हर कंपनी ने अपना एक नया रूल बना दिया है। 50% एडवांस पेमेंट है, 50% आफ्टर डिलीवरी। आफ्टर डिलीवरी में भी आप 15 दिन का टाइम ले सकते हैं, बट आपको अपना वर्किंग कैपिटल देखना पड़ेगा कि महीने का जो मेरे को धंधे में पैसा निकालना है, एम्प्लॉयज की सैलरी है, मेरा ऑफिस का जो रेंट जा रहा है, या मेरे जितने सिस्टम एंड प्रोसेसेस पे पैसा जा रहा है, क्या अगर मैं 15 दिन की उधारी देके चलूंगा तो मेरा वर्किंग कैपिटल इतना सफिशिएंट है कि हर महीने जो है मैं अपने एम्प्लॉयज को टाइम से सैलरी दे पाऊँ, रेंट दे पाऊँ। नाम के लिए आप 2 लाख 4 लाख 5 करोड़ का बिजनेस बुक करे जा रहे हो और सैलरीज को देने के लिए पैसा नहीं है, तो वहाँ डिफरेंस आ जाता है। तो इसको चेंज करते हैं और दुनिया चेंज कर चुकी है। मैं जितने बिजनेस ओनर्स से बात करती हूँ, पहले उधारी पे माल जाता था, लेकिन अब 50% एडवांस का टाइम आ चुका है। वेरी गुड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन है। मैं एक जन से मैंने अभी पॉडकास्ट किया था, अजय अजमेरा जी, जी सूरत के हैं। जानती ये हूँ। कॉमन आई एम नो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और उन्होंने बोला, बसेश भाई हम कम मार्जिन में धंधा करते हैं बट कलेक्शन पे हम एडवांस, बिना एडवांस का माल नहीं बेचते। जी। और ये मैं लोगों को इसलिए बोलता हूँ क्योंकि काफी लोग मुझे बोलते हैं सर कंपटीशन इतना है, कस्टमर एडवांस नहीं देता है, बाजू वाला दे देगा। तो ये पॉइंट पे आप थोड़ा कॉन्फिडेंस दीजिए कि कलेक्शन आप एडवांस कैसे मांगोगे। और कस्टमर अगर बाजू वाला है, समझो डेस्परेट है या बहुत स्ट्रांग है, वो बोलता है कोई नहीं, तू 3 महीने के बाद पेमेंट दे, तू माल लेके जा, और मेरे पास सिमिलर ही माल है, तो भी मैं कैसे एडवांस लूं और क्रेडिट को कंट्रोल करूं, इस पर थोड़ा गाइडेंस दीजिए। देखो सर, पॉलिसीज के ऊपर है। आप जैसा आप बनाओगे अपने कस्टमर का बिहेवियर, आपका कस्टमर उसी हिसाब से चलेगा। जी अगर आपके प्रोडक्ट के अंदर इतनी पावर है, आपकी सर्विसेज इतनी स्ट्रांग है, जिससे आपका कस्टमर आपके साथ माइंड है कि अगर मुझे धंधा करना है तो बसिश गाला के साथ करना है, Right. तो आप उससे उधार से बच सकते हो। पर अगर आप लल्लू लाल बन के सिर्फ डिस्काउंटिंग के ऊपर बिजनेस चला रहे हो, तो मार्केट के अंदर जो आपसे बेटर डिस्काउंट दे रहा है, आपको डिस्काउंट भी देना पड़ेगा और उधारी भी देनी पड़ेगी। तो अपने बिजनेस का यूएसपी कुछ तो बना के रखा होगा, या सर्विस बना रखा होगा या प्रोडक्ट बना रखा होगा। दोनों में से कोई एक चीज अगर आपके पास है, उस पे खेल जाओ, कस्टमर को बता दो। सर्विसेज में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, टाइम से तेरे को डिलीवरी मिलेगी, लेकिन 50% एडवांस चाहिए। एक बार बोल के देखो। कई बार मैं बिजनेसमैन को ये बात बोलती हूँ, नहीं मैन, हमारा बहुत सारा बिजनेस हिल जाएगा। Yes. ये आपका फियर है, डर है। आपका फियर है। और अगर ऐसे 4-5 कस्टमर चले भी जाते तो उन्हें जाने दो। बिल्कुल धंधे का मतलब ही रिस्क है। बिल्कुल। अगर आप रिस्क लोगे तो आपके पास आगे वो कस्टमर जुड़ेंगे जो हमेशा आपकी टर्म्स एंड कंडीशन पे काम करेंगे, बट आपको सर्विस एंड क्वालिटी इतनी जोरदार देनी है कि वो किसी और के पास जा ही ना सके। तो आपने एक बहुत हिडन वर्ड बोला कि तेरे में खास और अलग क्या है। जी अगर तेरे पास वही है जो सबके पास है, तो फिर रेट उधारी खेल। जी बट या तो स्ट्रैटेजी अच्छा है, यानी प्रोडक्ट सर्विस डिफरेंशिएशन अच्छा है, या तो सर्विस क्वालिटी टाइम रिलायबिलिटी है, या तो ब्रांड वैल्यू है, या तो रिलेशनशिप का कुछ खास है, कुछ तो होना चाहिए, और वो कुछ के सामने तुम मांग सकते हो। एंड सेकेंड, मैं हमेशा ये मानता हूँ, मांगोगे तो मिलेगा। बिल्कुल। भगवान के मंदिर में जाके मांगोगे तो ही मिलेगा ना। हाँ। तो अगर भगवान से मांग सकते हो तो कस्टमर से मांगो। आज की डेट में बिजनेसमैन इतने फियर में जीता है जी कि उसको कितनी सारी चीजें ऐसी हैं जो वो करवा सकता है, लेकिन वो जो उनके दिमाग में, माइंड फ्रेम में ये बात चल रही है
कि मैं ये बोलूंगा तो ये हो जाएगा, मेरा धंधा गिर जाएगा, मेरे कस्टमर्स चले जाएंगे। बिल्कुल कोई कहीं नहीं जा रहा। जी। अगर आप उसको सर्विसेज अच्छी दे रहे हो, एक कॉल के ऊपर आप उसके फोन उठा रहे हो, आपकी टीम उनके साथ रेपो बिल्ड करके बैठी हुई है। कस्टमर हमेशा यही चाहता है कि अगर मैं कॉल करूं तो कोई मुझे सुनने वाला है। अगर आपकी कंपनी में सुनने वाला है, टाइम से माल डिलीवरी देने वाला है, क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हक से मांगो, आपको सब कुछ मिलेगा। बिल्कुल, और मैं बोलता हूँ अगर जो कस्टमर्स ना बोलता है तो आपका कस्टमर नहीं है। बिल्कुल। कुछ कस्टमर्स है जो सिर्फ निचोड़ रहे हैं, रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, उनको जाने दो। उन्हें मैं कहता हूँ ब्लड सकर्स, उन्हें मैं कहता हूँ मस्किटोस। ट्रू। मस्किटोस जाने दो। कुछ कस्टमर्स में कहता हूँ बूमरैंग। वो जी, बाहर जाएंगे सस्ते के चक्कर में, 6 महीने के बाद 3 महीने के बाद वापस आएंगे। बिल्कुल। और जब वापस आएंगे तो बहुत प्यार से आएंगे और आपके टर्म्स और आपको क्रेडिबिलिटी मिलता है। तो जाने दो। आप वो डर के कारण अगर आप बिल्ड करते हो जैसे आप कह रहे हो तो आई कंप्लीटली अग्री। सबसे इम्पोर्टेंट एक ओनर कैसे समझे कि अगर उसका सेल्स नहीं बढ़ रहा तो प्रॉब्लम उसके प्राइसिंग में है, प्रोडक्ट में है, पीपल में या प्रोसेस में है, वो डायग्नोस कैसे करे? देखो, सबसे पहले तो मैं एक ही बात बोलती हूँ, अगर आपने धंधे में उतरे हो और आपके पास एक प्रोडक्ट का आइडिया है, तो सबसे पहले मार्केट रिसर्च करो। जी। आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट है या नहीं है। अगर प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं है तो आप उसमें कितने प्रोसेसेस सेट कर लो, कितनी अच्छी सेल्स टीम लगा लो, कितना अच्छा फंडिंग उठा लो, वो प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चलेगा। जी। और चलेगा भी सही तो 1 साल के बाद आपको नई प्रोडक्ट लाइन ऐड करनी पड़ेगी, अगर आपको मंथ ऑन मंथ बिजनेस एंड ग्रोथ देखनी है। बिल्कुल। तो इसके लिए पहले मार्केट रिसर्च करो। अगर आपका प्रोडक्ट फिट बढ़िया है, राइट, तो उसके बाद आप अपने सिस्टम एंड प्रोसेसेस पे काम करो। अपनी ऐसी सेल्स टीम बनाओ जो उस प्रोडक्ट को मार्केट तक लेकर जाए, कस्टमर को आपकी दुकान तक लेके आए। और ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग का काम तो आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। जो बिजनेसमैन ये सोचता है कि मेरे पास एक अच्छा प्रोडक्ट है और कस्टमर अपने आप मेरी दुकान पे आ जाएगा, तो इसके पीछे पूरा एक प्रोसेस है जो मानना पड़ेगा। प्रोडक्ट को मार्केट तक ले जाना पड़ेगा, प्रोडक्ट को मार्केट में दिखाना पड़ेगा। अच्छी सेल्स टीम होनी चाहिए जो उस प्रोडक्ट को मार्केट में कस्टमर्स तक लेके जाए और कस्टमर्स की प्रॉब्लम सुने और कस्टमर को वैल्यू क्रिएट करे कि आपका प्रोडक्ट उसके लिए क्या वैल्यू ऐड कर रहा है। शानदार। प्लस सर्विसेज। अगर सर्विसेज अच्छी नहीं है तो आपका बिजनेस चल ही नहीं सकता। एक बार पैसा उठा लोगे, दूसरी बार वो कस्टमर आपके पास नहीं आएगा, कंपटीशन के पास जाएगा। एंड सबसे लास्ट फाइनली, आप जो वर्किंग कैपिटल अपना यूज कर रहे हो, जो धंधे में पैसा बचा रहे हो, आपको ये देखना है कि मेरे इस बिजनेस से पैट कितना बच रहा है। पैट ही नहीं है तो आप बिजनेस को कैसे चला लोगे। तो आपको इस सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, हर डिपार्टमेंट का रिव्यू करना पड़ेगा, डेटा एंड नंबर्स कंट्रोल में लेने पड़ेंगे, तभी जाके बिजनेस सस्टेन हो पाता है। शानदार। तो आपने ये आंसर का 6 फेजेस दिया है। मैं सिंप्लीफाई और रिकैप करता हूँ। पहले मार्केट रिसर्च करो कि प्रोडक्ट मार्केट फिट है कि नहीं है। सेकंड आपने बोला वो हो गया तो पहले प्रोसेस और सिस्टम्स पे काम कर दो। फिर टीम को ट्रेन कर दो। टीम को ट्रेन करने के बाद मार्केटिंग ब्रांडिंग कर लो। मार्केटिंग ब्रांडिंग करने के बाद आप बहुत अच्छे सर्विसेज, वैल्यू एडेड सर्विसेज दो कि कस्टमर रिपीट आए। और फिर वर्किंग कैपिटल मार्जिन एनालिसिस कर लो। ये 6 चीज कर लोगे तो सेल्स बढ़ेगा, कैश फ्लो बढ़ेगा, आप ग्रो करते रहेंगे। जी, ये 6 सस्टेनेबल ग्रोथ इसी से आती है। शांत है। एक भी डिपार्टमेंट वीक हुआ तो आपका बिजनेस नहीं चल पाएगा। ठीक है। एमएसएमई रिलेशनशिप और इमोशंस ड्रिवन बिजनेसेस करते हैं जी। और मोस्ट लोग बोलते हैं कि मेरा मार्केटिंग तो वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग है। तो रेफरल मार्केटिंग और वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग में कुछ डिफरेंस है और रिलेशनशिप बेस्ड सेल्स कितना करना है और इमोशन बेस्ड सेल्स कितना करना है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है मेरे हिसाब से। आप अपना पर्सपेक्टिव दीजिए। सर देखो, आपको इमोशनल कनेक्ट तो हर जगह बनाना है। जी। ठीक है, आप सेल्स का मतलब ही आप इमोशनल, आप कुछ कन्वे कर रहे हो। जी। कोई भी आपके पास आता है तो वो आकर पहले आपसे प्रोडक्ट का सॉल्यूशन पूछता है, ये प्रोडक्ट मेरे लिए क्या वैल्यू क्रिएट कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आप इमोशनल कनेक्ट बिल्ड करते हो उस कस्टमर के साथ। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि मैं इमोशनल होकर, ये मेरा कस्टमर है, इसी के साथ जुड़ा रहूं, सारी जिंदगी ये मेरा कस्टमर रहने वाला है, तो न्यू कस्टमर एक्विजिशन इमोशन एंड रेफरल से नहीं आते हैं। जी। एक पॉइंट इन टाइम के बाद जब बिजनेस एक्सपेंशन पे जाएगा तो वो 4, 8, 10 कस्टमर्स के रेफरल्स की आप वेट नहीं कर सकते हो। तो आपके पास एक इंजन होना चाहिए जो आपको कॉन्टिन्यूसली न्यू कस्टमर एक्वायर करने में हेल्प करे। रेफरल पार्ट है आपकी सेल्स का, बिजनेस का। रेफरल एक पार्ट है, रेफरल होना चाहिए, बट वो रेफरल कभी भी आपके मेन बिजनेस का सोर्स नहीं बन सकता। और इमोशनली तो बिल्कुल फूल नहीं बनना है। धंधे में इमोशंस की वैल्यू कम है, सेल्स में इमोशन की वैल्यू है। आप स्टोरी टेलिंग करते हो, कस्टमर्स के इमोशंस टच करते हो, आप कस्टमर को बताते हो कि मेरा प्रोडक्ट तेरी वैल्यू, तेरी जिंदगी में क्या वैल्यू क्रिएट कर रहा है। बट ओवरऑल बिजनेस की बात करो तो वहाँ इमोशंस की वैल्यू नहीं है। लोगों की सैलरी देनी है, धंधा नहीं चलेगा, आपका बिजनेस बंद हो जाएगा, आप अकेले रात को बैठ के जाग रहे होगे कि अब सैलरी कैसे निकालूं।
तो क्लाइंट के रेफरल्स पे वर्क करो, इमोशंस पे वर्क करो, बट एक सस्टेनेबल बिजनेस के लिए न्यू कस्टमर एक्विजिशन पे हमेशा फोकस करो। सो इमोशनल बेस्ड बेनिफिट दो और रिलेशनशिप बनाओ, बट डेटा ड्रिवन डिसीजन डिसिप्लिन आप रखो तो आप ग्रो कर पाएंगे। जी। काफी लोग बोलते हैं कि सर 70% बिजनेसेस 5-10 कस्टमर से ही आते हैं B2B के लिए। रिटेल में भी कुछ कस्टमर से ज्यादा ये देते हैं। ये ट्रेंड आपने देखा है और ये कितना अच्छा है बुरा है और क्या स्टेप्स आप देंगे इसके लिए? देखो सर, पहले ज़माने में व्हेन आई वाज वर्किंग विद टाइम्स ऑफ इंडिया B2B एंड नौकरी का B2B हेड करती थी, अराउंड 15-17 साल पहले की बात कर रही हूँ, तो आपका पूरा बिजनेस का पोर्टफोलियो में 7-8 ऐसे कस्टमर्स होते थे जो मेजर आपको बिजनेस देते थे। जी। आज के ज़माने में वो बिजनेस रिस्क पे हैं जिनका पूरा पोर्टफोलियो सिर्फ 7-8 कस्टमर्स पे डिपेंडेंट है। आपको न्यू कस्टमर एक्विजिशन के ऊपर स्ट्रैटेजीज लगानी पड़ेंगी, फनल अपनी बिठाकर रखनी पड़ेगी, नए नए कस्टमर्स ऐड करने पड़ेंगे, नहीं तो आपका बिजनेस एब्सोल्युटली रिस्क पे है। जी। मैं कभी भी किसी बिजनेसमैन को ये नहीं बोलती कि ये 7 मेरे कस्टमर है, इन पे बिजनेस चल रहा है, ये चले गए, कंपटीशन इतना स्ट्रांग है, भगवान ना करे उनके, क्योंकि एक बंदे की कुछ हो जाए फैमिली में, Yes. वो खुद इंसॉल्वेंट हो गया, मान लेते हैं, उसके पास कैपेसिटी नहीं है कि वो आपके बिजनेस में पैसा लगा लॉस हो सकता है, गया, बैंकरप्ट हो गया। बैंकरप्ट हो गया, आप क्या करोगे? आपकी दुनिया वो 7 कस्टमर्स नहीं हो सकती। आपको ये देखना है कि मेरे आगे इतनी बड़ी टीम है, मेरे इतने खर्चे हैं, उसको निपटाने के लिए हमेशा मुझे रिस्क फ्री बिजनेस करना है। और रिस्क फ्री बिजनेस तब होता है जब आपके धंधे में नए कस्टमर्स हर महीने ऐड हों जो पोर्टफोलियो में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दे सके। 7-8 के ऊपर बिजनेस करने से कोई फायदा नहीं। आप बहुत टाइम तक उसको सस्टेन तो करना दूर की बात रही, ग्रोथ लेना बहुत दूर की बात रही, थोड़े दिन बाद जिस दिन वो गए आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाएगा। जिस दिन वो गए आपका बिजनेस बंद है, क्योंकि आप सिर्फ 7-8 लोगों पे डिपेंडेंट। ठीक है। एक कंपनी है जो 5 करोड़ के टर्नओवर पे है, जी उसको 50 करोड़ पे जाना है, जी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? जी। तो सबसे पहले उसको पैट देखना है। हाँ। अगर मेरे धंधे में जो मैंने 500 करोड़ कमाया, 50 करोड़ कमाया, जितना भी कमाया, क्या उसमें मेरे बैंक में रिजर्व्स हैं? क्या मैं एक्सपेंशन की जो स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूँ या मैं एक्सपेंशन प्लान कर रहा हूँ, कितने फेज तक एक्सपैंड कर सकता हूँ? तो बजट है, फंड्स है, अगर प्रॉफिटेबिलिटी है। हाँ, तो फिर आप अपना डेटा एंड ट्रेंड्स के बेसिस पे, सो फॉर एग्जांपल हम 1 करोड़ रुपए मार्केटिंग पे खत्म करते हैं, हर महीने 1 करोड़ रुपए लगा रहे हैं जी। और हमारे पास 100 लोगों की टीम है और हम उससे 5 करोड़ का धंधा करें, फॉर एग्जाम्पल बात कर रही हूँ। अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि मुझे अगले 3 महीने के लिए मैं इसको कितना एक्सपेंड कर सकता हूँ। कैश फ्लो अगर बहुत इनफ है तब भी मैं ये नहीं बोलूंगी कि तुम 100 लोगों से सीधा 500 पे चले जाओ, 100 से पहले 150 करो। हम जब से मैं इंडस्ट्री में आई हूँ हम क्वार्टरली रिव्यू करते हैं क्वार्टरली इन्वेस्ट करते हैं। तो एक अच्छा जो बिजनेसमैन होता है वो ग्रेजुअली अपने बिजनेस को एक्सपैंड करता है। जब आप बिजनेस एक्सपैंड करते हो आपके पास पैसा बहुत है, राइट? आप प्रोडक्ट भी बेच दोगे, मार्केट से कस्टमर भी ले आओगे, सर्विसेज वो कहाँ से करोगे? और आपने जो अपनी लीड्स के ऊपर पैसा बढ़ा दिया, अभी आपका एक अच्छा कैक आ रहा है और एक अच्छा आपको बिजनेसमैन कस्टमर आपको मिल रहा है। जैसे ही आपने अपना पैसा लगाया मार्केटिंग में, आपकी लीड की क्वालिटी गिर गई। यस। आपके पास टीम तैयार नहीं है यस। या टीम तैयार भी है उसमें सारे नए लोग हैं, आप एकदम से 100 पे 200 पे जंप नहीं ले सकते। इसको अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इसलिए हम लोग AOP प्लान्स बनाते हैं, एनुअल ऑपरेटिंग प्लान, जिसमें आपको जब भी एक्सपेंशन करना हो साल को 4 पार्ट में डिवाइड करो। पहले अपने फर्स्ट क्वार्टर का एक्सपेंशन प्लान रखो, 25% आप अपना मार्केटिंग पे बजट स्पेंड करो। जितनी लीड्स आ रही हैं उसके लिए क्या इनफ टीम मेंबर्स हैं, उनकी हायरिंग पे फोकस करो। उनको सर्विस देने के लिए उतने टीम मेंबर्स हैं, उस पे फोकस करो। और जो आपकी एडमिन की कॉस्ट पड़ने वाली है, आपका डायलर है, आपका CRM है, आपके टूल्स हैं, उसका आप पैसा लगाओ। और फिर देखो एक क्वार्टर के बाद जो ये एक्सपेंशन किया, इस एक्सपेंशन में मैं क्या कमा पाया, क्या मैं गिर गया या मैं उठ गया। अगर उठ गया तो उसको दोबारा मल्टीप्लाई करो। 25% आपने 100 से 125 पे गए, 150 पे जाओ। बट ये रिस्क प्रूफ प्लान है, इसमें आप रिस्क पे नहीं हो। एकदम पैसा लगाते यही होता है कि हमने पिछले साल टारगेट लिए थे 100 करोड़ के, इस साल हम 500 लेके बैठे। बेटा 500 कर लोगे तो बात करना मुझसे, तुम 100 भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि अनश्योर के चक्कर में आपने श्योर भी घुमा दिया। तो ऑलवेज गो विद डेटा, प्लानिंग करो, स्ट्रैटेजी बनाओ, एनुअल ऑपरेटिंग प्लान्स बनाओ, पूरे साल को डिवाइड करो क्वार्टर में और स्ट्रैटेजिकली चलो, आप कभी नहीं हार सकते। तो बजट, टारगेटिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़्यादा जरूर। ज़रूरी है।
हम फेज बी में जाते हैं क्योंकि सेल्स की तो हमने स्ट्रैटेजी से प्लान कर दिया, बट टीम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जी तो हम कुछ टीम के बाद जाते हैं, बाद में हम प्रोसेस सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला, अगर मुझे सेल्स पर्सन हायर करना है जी तो कहाँ से करूँ, उसका क्या प्रोफाइल होना चाहिए, क्या स्किल सेट एटीट्यूड होनी चाहिए? देखो सर, मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ, आज की डेट में आपको जो लोग हायर करने हैं, लिंक्डइन के ऊपर बहुत अच्छे सीवीज मिलते हैं, जी। आप सर्च कर सकते हो क्योंकि वहाँ पर उनके रिकमेंडेशंस भी होते हैं। जी। सो फॉर एग्जांपल, निधि हनेजा ने अगर 28 साल इंडस्ट्री में काम किया है, जी। तो मेरे बहुत सारे ऐसे रिकमेंडेशन होंगे जो उसी कंपनीज में मेरे बारे में बता रहे होंगे, श्योर। शी इज अ गुड टीम मेंबर, इसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, शेरनी है, ये जो भी बोल रहे होंगे, राइट। तो एक आपको वहां से एक फेयर आइडिया मिल जाता है कैंडिडेट ने कैसा परफॉर्म किया जिन कंपनीज में काम किया। जी। पहला ये। दूसरा, नौकरी के ऊपर जब आप सीवी शॉर्टलिस्ट करते हो तो एक अच्छा जेडी बनाना चाहिए, जी। जिसमें सामने वाले को पता होना चाहिए कि तेरे गोल्स क्या रहने वाले हैं, तेरे केआरएस क्या रहने वाले हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप B2B के बंदे से B2C की सेल करा रहे हो, तो लो टिकट वाले से आप हाई टिकट की सेल करा रहे हो, बहुत तो शानदार। आपका बंदा जो है मार्केट में आकर फेल नहीं होता, आपने उसे फेल किया है। आपके एचआर ने उसको इंटरव्यू या जेडी में ये कहीं बताया ही नहीं कि आप 6,000 रुपीज की सेल करते थे एक प्रोडक्ट की, आपको यहाँ 2 लाख का माल बेचना है, वो कर ही नहीं पाएगा। तो जब आप हायरिंग करते हो तो दोनों तरफ से कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर और एक्सपेक्टेशन क्लियर होनी चाहिए। ये आपके केआरएस रहने वाले, दिस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम योर रोल, ये आपका सैलरी पैकेज है, जॉब 5 डेज है, 6 डेज है, और जॉब के अंदर आपसे क्या क्या चीजें मांगी जाएंगी। जब ये चीज क्लियर हो जाती है ना, फेयरली 80% राइट कैंडिडेट्स आपको मिलते हैं। अब आपने मान लीजिए एक अच्छा कैंडिडेट लिंक्डइन नौकरी से हायर कर लिया जी। या इंटरव्यू ले लिया। जी। इंटरव्यू में मैं सबसे पहले देखती हूँ, अगर ये सेल्स का बंदा है, दिमाग कितना है इसके अंदर। आपके जितने भी सेल्स के बंदे होते हैं वो आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, रीबटल्स, अप सेलिंग, ये सब बता देंगे, पर जब आप उन्हें सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस दोगे ना, तो वहां पे स्लिप कर जाते हैं। और सेल्स के धंधे में वही बंदा टिकता है जिसका जज्बा बहुत स्ट्रॉन्ग और जिसके अंदर दिमाग बहुत तेज है। तो आपको सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस पूछने चाहिए, कैसे ऑब्जेक्शन करना है, सेल दिस पेन, ये सारे उनको आते हैं क्योंकि वो बहुत सारी पिच की प्रैक्टिस करके आए हैं। और अगर उन्हें एक्सपीरियंस है 2-3 साल का, तो वो अपने प्रोडक्ट जहाँ बेच के आए हैं उसमें वो परफेक्ट होंगे। जी। आपके प्रोडक्ट के लिए फिट है या नहीं है, उसके लिए आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे जो आपके प्रोडक्ट के अराउंड सिचुएशनल बेस्ड होंगे। तभी आपको पता चल सकता है कि बंदा किस तरीके से आपके प्रोडक्ट में परफॉर्म करेगा। सेल्समैन के लिए सैलरी, इंसेंटिव और बोनस कैसे होता है, कैसे डिजाइन करते हैं, क्या एडवाइस रहेगा आपको? सर देखो, मैं हमेशा यही बात बोलती हूँ, आपका जो एक टीम मेंबर है उसकी एक एक्स कॉस्ट निकल कर आती है, हर बिजनेसमैन को ये बनानी चाहिए। श्योर। एक टीम मेंबर हायर किया, हायरिंग का पैसा जब वो सिस्टम में आ गया, उसकी सैलरी, उसके ऊपर कितनी टीम मेंबर्स हैं, टीएल्स हैं, मैनेजर्स हैं, एचओडी है, पूरी कंपनी के नीचे क्या लेयर चल रही है, डायलर है, सीआरएम सॉफ्टवेयर है, आपकी पूरा जो मार्केटिंग कॉस्ट आ रही है, वो सब कुछ मिला के एक सीट कॉस्ट निकलती है एक सेल्समैन के लिए, एक कोई भी एक टीम मेंबर होगा। अब अगर वो उसका 7x आपको करके दे देता है, 7x आपने उसको टारगेट दिया, 1 लाख का टारगेट दिया फॉर एग्जांपल, आप 7x 7 लाख आपको करके दे रहा है, और आपके पास मान लेते हैं 10 टीम मेंबर है, तो 70 लाख के आसपास मान लेते हैं अगर आपका वो टीम मेंबर करके दे रहा है। तो आप ये मान के चलना, अगर उस 70 लाख में आपकी पूरी ऑपरेटिंग कॉस्ट 7x पे जा रहा है या 10x पे जा रहा है, तो आपका वो टीम मेंबर सही काम कर रहा है और आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है। अगर आपका जो 10x कॉस्ट है या 7x कॉस्ट मीट नहीं कर रही है, तो या तो आपको रिसोर्सेज कम करने चाहिए या आपको अपनी टीम मेंबर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी चाहिए। ये पूरा एक कॉस्ट Science होता है। 7x जिसने कर दिया आपकी कंपनी में, फिर आप उसके ऊपर एक इंसेंटिव प्लान बनाते हो कि सैलरी का 7x करते ही सैलरी जस्टिफाई होगी, अब इसके ऊपर जो तू करेगा उसमें तेरा ये 1%, 0.5% इंसेंटिव स्लैब्स हैं, डिफरेंट होते हैं। यूजुअली पूरे बिजनेस का 2% से ऊपर इंसेंटिव इंक्लूडिंग ऑल एचओडीज नहीं बिकना चाहिए, मतलब नहीं बटना चाहिए। टर्नओवर का 2% इज गुड इनफ इंसेंटिव। इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। 1.5 to 2% आपने जितना रेवेन्यू एंड आपका जितना प्रॉफिट आया है, 2% से ऊपर आपके बिजनेस का नहीं जाना चाहिए टोटल इंसेंटिव। टोटल। बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट से। सबसे इम्पोर्टेंट है कि सेल्स टीम, मुझे अच्छे आदमी चाहिए, उनका पगार हाई रहेगा, बट एमएसएमई डरता भी है और कैश फ्लो कंस्ट्रेंट्स भी है। एंड सेकेंड, अगर कोई अच्छा आदमी लाया भी तो 6 महीने में और बड़े ब्रांड के पास चला जाता है। तो टैलेंट लाना कैसे है, हिम्मत करके रिटेन कैसे करना है, सेल्स के लिए कुछ टिप्स उसके ऊपर।
देखो सर, सेल्स के अंदर लोग आपको अच्छे मिल जाएंगे। इस पे मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि हर बंदे को पता है कि हमारे कॉम्पिटिटर के पास कौन बैठे हैं। लिंक्डइन नौकरी पे साफ एक्सपीरियंस Data है, नजर आता है। मैं sure. B2B का हूँ, B2C का हूँ, इनबाउंड का ये एक्सपीरियंस है, आउटबाउंड का ये है, फील्ड का ये है, बड़े प्रोडक्ट ये बेचे हैं, छोटे, वो आप एक फेयर आइडिया ले सकते हो जी, सीवी से। जी, अब जो बंदा आपके पास आ जाता है ना, तो रिटेंशन के लिए 3 चीजें मैं हमेशा बोलती हूँ। जी, कंपनी का कमिटमेंट जैसे एक्सटर्नल एम्प्लॉयज के लिए होता है, ऐसे इंटरनल एम्प्लॉयज के लिए भी होता है। टाइम से सैलरी, टाइम से इंसेंटिव्स, टाइम से अप्रेजल। अगर आपकी कंपनी में आपके पुराने एम्प्लॉयज आपके एडवोकेट हैं कि कुछ भी हो जाएगा, ये कंपनी सैलरी टाइम पे देगी, इंसेंटिव टाइम पे देगी, अप्रेजल टाइम पे करेगी, और ऐसे अप्रेजल करेगी जो मार्केट में कोई नहीं कर सकता, तो आपका रिटेंशन टूल हमेशा रेडी है। आपका एम्प्लॉय कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। तो ज्यादातर फाउंडर क्या करते हैं, एक्सटर्नल एम्प्लॉयज मतलब जो कस्टमर्स हैं उनके साथ तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बट जो आपकी कंपनी को बड़ा करने में आपके लिए हेल्प कर रहे हैं, आपने उनके लिए कुछ कमिटमेंट्स नहीं कर रखे हैं। तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन का मोटो होता है या गोल होता है, उसमें ये एक लाइन जरूर होनी चाहिए कि आई एम कमिटेड टुवर्ड्स माई इंटरनल एम्प्लॉयज एंड एक्सटर्नल एम्प्लॉयज एज वेल। जहां आपने ये ट्रस्ट बिल्ड कर लिया, सर आपकी कंपनी में भगवान ना करे 4 महीने पैसा ना जाए एम्प्लॉय को वो ट्रस्ट हमेशा रहेगा कि मेरे पैसे मरे नहीं है, आएंगे। 4 महीने बाद नहीं तो 5 महीने बाद आएंगे, आएंगे तो अच्छे आएंगे। वो ट्रस्ट बिल्ड करना जरूरी है रिटेंशन के लिए। नहीं तो कंपटीशन में 2,000 रुपए दे के मार्केट खींच लेती है यस, आपके यस, एम्प्लॉयज 500 को। 500 रुपए में खींच लेती है। एक सेल्समैन है जो बहुत अच्छा है, पर वो इंग्लिश बोल नहीं सकता, प्रेजेंटेशन उसको नहीं अच्छा आता, ऐसे बहुत लोग मिलेंगे। लेकिन नॉलेज अच्छा है, वो हासिल कर सकता है, थोड़ा कम्युनिकेशन इंग्लिश में वो थोड़ा 19-20 है, उसको कैसे आप टैकल करेंगे? सर देखो, मेरे पास जितने मेरे 28 साल के एक्सपीरियंस में मैंने 5,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज मेरे अंडर काम कर चुके हैं, राइट। मैं हमेशा यही बात बोलती हूँ, कम्युनिकेशन इज एन आर्ट। बिल्कुल। आप हिंदी में बोलो, आप इंग्लिश में बोलो, सामने वाले को आपकी बात समझ में आनी चाहिए और टच करनी चाहिए दिल से जी, कि मैं क्या समझा रहा हूँ, मेरे प्रोडक्ट में क्या वैल्यू है, जी, और मेरा प्रोडक्ट तेरी जिंदगी में क्या चेंजेस ला सकता है, क्या तेरी फाइनेंसेस को इंक्रीज कर सकता है, इंप्रूव कर सकता है, तेरी कहीं जॉब लगवा सकता है, तेरे को अच्छी अप्रेजल दिलवा सकता है। ऐसा क्या है तेरे प्रोडक्ट में जो उसकी लाइफ में वैल्यू क्रिएट कर रहा है। आप हिंदी में समझाओ, इंग्लिश में समझाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर आपका पूरा क्लाइंटेल ही इंग्लिश बेस्ड है तो फिर आपने रॉन्ग हायरिंग कर रखी है, वो कभी सेल्स नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब वो बात ही नहीं कर पाएगा और सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा, तो वो बेचेगा क्या? कितना भी अच्छा सेल्समैन होगा, कम्युनिकेशन दोनों तरफ से समझ में आना चाहिए। सामने वाले को ही नहीं समझ में आ रहा, वो प्रोडक्ट क्या बेचेगा? तो राइट फिट लाना सेल्स में इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। तो कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट, बट ये इंग्लिश होना जरूरी नहीं है। अगर सामने वाला कस्टमर हिंदी समझता है और ये हिंदी में ठीक ठाक बोलता है तो आपका चल जाएगा। सर आप कोई भी यूट्यूब के, इंडिया की बात करूं, आप यूट्यूब चैनल्स उठा लो, कोई भी मास्टर क्लास उठा लो, कोई भी कोर्सेज उठा लो, आज की डेट में 80% सब हिंदी में है। यस, यस, क्या हमें इंग्लिश नहीं आती? हमें इंग्लिश आती है। हम क्यों नहीं इंग्लिश में डिलीवर करते? क्योंकि सामने बस। वाला इंडियन कस्टमर है, उसकी मातृभाषा हिंदी है। जितना ज्यादा वो हिंदी में कनेक्ट कर पाता है, उतना इंग्लिश में नहीं कर पाता। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बहुत पावरफुल इंसाइट है। रिव्यू सिस्टम्स, अब सिस्टम्स के ऊपर जाते हैं। रिव्यू सिस्टम्स डेली, आवरली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, कैसे-कैसे, क्या-क्या होने चाहिए सेल्स के लिए? सर देखो, सबसे पहले तो एक ऑर्गेनाइजेशन गोल होता है। जी, आपने अपना एनुअल ऑपरेटिंग प्लान किया। एनुअल ऑपरेटिंग प्लान में ये बोल रही हूँ, अप्रैल मंथ में 31 मार्च को फाइनेंशियल आपने अपनी क्लोजिंग की। ठीक है। अप्रैल फर्स्ट वीक में पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं बैठ गए जी, कि इस साल हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिलीवर करना है, ठीक है, क्या रेवेन्यू जनरेट करना है, ठीक है, कितना हम एक्सपेंशन करने वाले हैं, ठीक है। टोटल हमारा गोल क्या है। क्या हमारा गोल न्यू कस्टमर से एक्वायर करना है? हम 2,000 कस्टमर करते थे, इस साल हम 10,000 कस्टमर एक्वायर करेंगे। हम 2 करोड़ का रेवेन्यू करते थे पर मंथ, इस साल हम 5 करोड़ पे जाने वाले हैं। जब आपका ऑर्गेनाइजेशन गोल क्लियर है, तो वो गोल जो है पूरी टीम के पास क्लियरली कम्युनिकेट होना चाहिए। ठीक है। आपकी सेल्स की टीम के पास जो आपका गोल है रेवेन्यू नंबर का, वो उनके पास जाना चाहिए। अगर आपके पास सर्विसेज का गोल है कि इस बार हमारा एनपीएस जो है हम 4.5 पे हैं और हम चाहते हैं हम अपनी रेटिंग 4.9 पे लेके जाएं, तो सर्विस टीम का गोल डिसाइड होगा कि वो क्या कर रहे हैं। सिमिलरली जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, फाइनेंस के डिपार्टमेंट है, पिछले साल हमने बहुत सारी चीजें वेस्ट की हैं, पैसा बहुत वेस्ट किया है, बजट। हमें इस साल बजट कंट्रोलिंग में ये चीजें अवॉइड करनी है, ये चीजें हमें ठीक, लगानी है। ठीक है। तो अगर आप ऑर्गेनाइजेशन गोल बनाते हो, डिपार्टमेंट वाइज गोल बनाते हो और उसको मंथली आप डिवाइड करते हो,
12 महीने का टारगेट जो है आपको 12 महीने का एक बार में मिल जाता है। उसको मंथली डिवाइड करेंगे, मंथली डिवाइड करने के बाद आप उसे फोर्टनाइटली डिवाइड करेंगे। आपके हर एक टीम मेंबर को जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसको अपना KRA क्लियरली पता होना चाहिए। हर रोज रिपोर्ट आनी चाहिए, रिपोर्ट में दिखना चाहिए कि उसका टारगेट 100% था, वो आज कहाँ पे बैठा हुआ है, कितना परसेंट अचीव हुआ है और कितने से वो मिस कर रहा है, वो जरूर होना चाहिए। इसके अलावा उनका रेड ब्लू ग्रीन की एक डैशबोर्ड होता है, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, आपका कोई भी एम्प्लॉय 80% से ऊपर कर रहा है टारगेट का, मंथली टारगेट की बात करूँ, उसको ग्रीन जोन में दिखाओ, उसको पता है कि मैं ग्रीन जोन में हूँ। जो आपके ब्लू वाले हैं जो 50% से लेकर 80% से के बीच में आते हैं, इसका मतलब ये वो लोग हैं जो कर सकते हैं लेकिन एवरेज पे फंसे हुए हैं, वहां पर आपको फोकस करना चाहिए। और 50% से नीचे वाले आपके रेड जोन में हैं। तो ये RBG अगर आपने एनालिसिस कर लिया, मैंने बहुत सारे बिजनेसमैन देखे जिनसे मैंने क्वेश्चन किया कि आप अपनी टीम्स का रिव्यू करते हो, मैम सेल्स हेड्स हैं वो रिव्यू करते नहीं। मैंने बोला आप बताओ आप कितना रिव्यू करते हो, मेरे पास इतना थोड़ी ना टाइम है रिव्यू करूंगा। मैंने बोला आपको उनके साथ घंटों टाइम नहीं बिताना है, आपने रेड ब्लू ग्रीन कुछ डिफ्रेंसिएशन कर रखा है या घोड़े गधे सब एक जैसे हैं आपके जैसे? अगर आप नीचे फ्लोर पे जाते हो या अपनी सेल्स टीम से मिलते हो, आपको कैसे पता कि मेरे रेड प्लेयर हैं, ब्लू प्लेयर हैं, ग्रीन प्लेयर हैं? फाउंडर को ही नहीं पता है तो आप नीचे अपनी टीम से क्या एक्सपेक्ट करो, राइट? यस। और हम रेड ब्लू ग्रीन भी कहते हैं, या तो रेड येलो ग्रीन भी आप कर सकते हो, ट्रैफिक लाइट सिग्नल। इट्स ऑल अबाउट Differentiation, डिफरेंशिएशन। आप घोड़े गधे में डिफरेंस ग्रेडिंग होना चाहिए ग्रेडिंग करो। कि ये मेरे ग्रीन वाले हैं, इनको रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन से जीतना है, ये मेरे ब्लू वाले हैं, इनको ट्रेनिंग चाहिए, 1-on-1 कंसल्टेशन चाहिए, ये कहाँ पे रुक जाते हैं उनसे बात करनी चाहिए, उन पे एफर्ट डालनी चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपके ब्लू से ग्रीन में जा सकते हैं। बिल्कुल। पोटेंशियल है Yes. लेकिन स्टक है करने अटक रहे, का किधर अटक रहे? कहीं ना कहीं। रेड वाले वो हैं जिनको आपकी कंपनी में लाइबिलिटीज बैठे हुए हैं, या तो आप इनसे ट्रेनिंग करके इनको ब्लू तक ले जाओ, और अगर विल और स्किल में डिवाइड करोगे, विल इशू है तो बाहर करो PIP के प्रोग्राम से टारगेट्स देके, और अगर स्किल इशू है तो ट्रेनिंग दो। बट बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो आज भी इतने करोड़ का बिजनेस कर रही हैं, लेकिन फाउंडर को ये नहीं पता मेरे रेड प्लेयर कौन है, मेरे ब्लू प्लेयर कौन है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत शानदार। और कुछ कुछ लोग है ना, फायरिंग से बहुत डरते हैं कि पुराना आदमी है या भी सीख लेगा, आदमी नहीं मिलते। तो हाउ टू फायर अ पर्सन इन सेल्स, कैसे PIP में डालना, कैसे फायर करना, वो भी आप बताइए। देखो सर, मैंने तो अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली जिस भी स्टार्टअप को ज्वाइन किया है, वहाँ फाउंडर के 5 चट्टू बट्टू जरूर होते थे पुराने, जो कान में जाके पूरी खबर देते थे। तो हमने क्या किया, हमने सिस्टम प्रोसेसेस लगा दिए कि हमें फाउंडर से तो खराब करनी नहीं है, प्लस इन 5 का भी कैपेबिलिटी देखनी है कि ये कितने पानी में है। तो हमने पूरे प्रोसेसेस लगाए जहाँ पे हमने टारगेट्स जो हैं डिफाइन किए, KRAs डिफाइन किए, रेड ब्लू ग्रीन बनाए, और उनके मंथली टारगेट्स जो हमने पब्लिश करने शुरू किए और उनकी अचीवमेंट्स पब्लिश करनी शुरू की। HR को साफ बोला 50% से जो नीचे वाले लोग हैं, इन लोगों को आप या तो ट्रेनिंग्स में डालो, अगर ट्रेनिंग का भी मुझे फीडबैक चाहिए कि ट्रेनिंग में अटेंटिव थे, इम्प्रूव किए नहीं किए, और अगर इनकी विल प्रॉब्लम है, ट्रेनिंग में भी ये बोल रहे हैं बॉस हमारा बॉस है, तो फिर आप मेरे को बता देना इनका। तो सिस्टम ऐसे डिफाइन किए कि कोई फाउंडर के पास भी आप जाकर बोलो ये 5 लोग खराब हैं, तो फाउंडर को ये ना लगे निधि अनिजन से दुश्मनी निकाल रही है। डेटा बोल रहा है कि आउट ऑफ जितने टीम मेंबर्स बैठे हैं, ये रेड जोन में बैठे हैं। तो अगर तुम्हारे इतने प्यारे हैं तो मैं ट्रेनिंग्स कर रही हूँ, इनको एक लाइन में बता दो कि ट्रेनिंग्स में जो सिखाया जा रहा है इम्प्लीमेंट करें एंड इम्प्रूव करें। और अगर नहीं कर सकते तो PIP प्लान है, 15 दिन का पहला नोटिस आएगा एक टारगेट के साथ, 15 दिन बाद दूसरा नोटिस आएगा एक टारगेट के साथ, दोनों PIP मिस हुए, टारगेट अचीव नहीं हुए, एज पर लेबर लॉ, एज पर कंपनी पॉलिसी, दे विल बी आउट। तो आपने नोटिस पीरियड भी दे दी है जी, और आपने उनको एक इम्प्रूवमेंट का मौका भी दे दिया। 15-15 दिन के 2 PIPs जाते हैं, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। श्योर। मोस्ट MSMEs है ना व्हाट्सएप पे चलाते, जी डायरी पेन पे चलाते, जी कोई CRM नहीं है, कोई AI टूल नहीं है। आप कैसे उनको बोलोगे, सजेस्ट करोगे प्रोसेसेस कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप डालना? जी। जैसे आपने ये ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, डिवीजन गोल्स, OKR का प्रोसेस बोल दिया, रिव्यू बोल दिया, बट सेल्स प्रोसेस के लिए आप क्या बोलो? सर, सेल्स प्रोसेस के लिए CRM जो है ना, हर बिजनेसमैन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ये लंबा क्वेश्चन मैं समझा देती हूँ। आपके पास 100 कस्टमर महीने के आ रहे हैं, ठीक है, 100 में से आपके जो कस्टमर्स हैं, कुछ आपके कॉलबैक्स हैं जिन्होंने बोला अभी टाइम नहीं है, अगले महीने बात करेंगे, कुछ कोल्ड हैं, कह रहे हैं सोचेंगे देखेंगे, अभी टाइम नहीं है, हाँ, कुछ नॉट इंटरेस्टेड है, स्ट्रेट अवे बोल दिया इस महीने हम नहीं ले पाएंगे,
घर में बीमारी है, शादी है, कुछ, वो नॉट इंटरेस्टेड है इस महीने के लिए। उसने ये नहीं बोला सारी जिंदगी में आपका प्रोडक्ट नहीं लेना, राइट? तो सीआरएम एक ऐसा टूल है जो डिस्पोजिशंस आपको बताते हैं कि ये कस्टमर जो है मेरा, ये कोल्ड में पड़ा है, ये नॉट इंटरेस्टेड है फॉर दिस मंथ, ये कस्टमर जो है हॉट क्लाइंट है, इसने 2 बार पेमेंट लिंक मांग लिया है, ये कस्टमर जो है, ये जो है आगे कभी भी नहीं लेने वाला, इसने फॉरएवर बोल दिया, मैं सिर्फ ऐसे ही चेक कर रहा था, मैंने कहीं और से बाय कर लिया है, राइट? Blackout. तो जब आपका पूरा डेटा सीआरएम में आता है तो सबसे पहले आपकी सेल स्ट्रांग होती है, आपकी प्लानिंग स्ट्रांग होती है, आपको ये पता चलता है कि मेरी टीम जिन कस्टमर से बात कर रही है वो कस्टमर कितने कन्वर्ट होने वाले हैं। तो आप अपनी सेल्स की प्लानिंग कर सकते हो कि अगर 100 में से 5 ही कस्टमर्स दिख रहे हैं मुझे जो हॉट कस्टमर्स हैं और 95% कस्टमर दिख रहे हैं जो ऐसे ही पड़े हैं, तो सबसे पहले मुझे अपना कैंपेन चेक कर लेना चाहिए कि लीड की क्वालिटी क्या आ रही है। ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, कैंपेन्स में पैसा लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं। जब बात करती हूँ कि लीड्स की कमी है, लीड्स कैसी हैं, भर भर के लीड्स आ रही हैं, निधि मैम इतनी लीड्स हैं, मेरी टीम पता नहीं सेल्स ही नहीं कर पा रही है। तो आपको लीड्स जब आप लेकर आ रहे हो, इतना पैसा लगा रहे हो, उन लीड्स को सीआरएम में डाल दो। आपको पता चलेगा कि इस महीने इन लीड से आपका क्या गल्ला होने वाला है। कौन सा टीम मेंबर है आपका जो 100 लीड अगर एक को दी, 100 लीड एक को दी, एक कह रहा है मेरे सारे कस्टमर नॉट इंटरेस्टेड है, एक कह रहा है कि मेरे 5 कस्टमर्स इसमें से पे कर देंगे। तो आपको ये एनालिसिस करने के लिए सीआरएम का यूज करना बहुत जरूरी है। सेकंड, सीआरएम क्यों इंपॉर्टेंट है? जितने भी हॉट कस्टमर्स होते हैं वो पे कर देते हैं, लो हैंगिंग फ्रूट। Yes. कोल्ड एंड कॉल बैक वाले कस्टमर जो होते हैं ना, आज के डेट में कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू वो क्लोज होते हैं। Okay. तो सीआरएम में कंटेंट मार्केटिंग का एक टूल होता है। फॉर एग्जांपल हमारे एडवोकेट्स हैं, कुछ हमारे अच्छे कस्टमर्स हैं जिन्होंने हमारी कंसल्टेशन से अपना बिजनेस बहुत ग्रो किया। जी. अब क्या है, ये कस्टमर आपके टीम मेंबर से बात करने के बाद अभी भी गर्म नहीं हुआ, ये आज भी बोल रहा है आई विल थिंक अबाउट इट, राइट, या आई एम नॉट इंटरेस्टेड। दैट मीन्स उसका इंटरेस्ट तो था, वैल्यू नहीं मिला उसको. वैल्यू नहीं मिला, That makes या sense. उसको कोई ट्रस्ट नहीं मिला, या उसका कोई डाउट क्लियर नहीं हुआ कि ये कंपनी, ये प्रोडक्ट मेरे लिए सही भी है या नहीं। Sure. तो ऐसे में कंटेंट मार्केटिंग काम आती है। आपके जितने भी बेस्ट प्लेयर्स हैं या बेस्ट कस्टमर्स हैं जिन जो आपके बारे में अच्छा बोलते हैं, उनके वीडियो टेस्टिमोनियल्स बनाओ। वीडियो टेस्टिमोनियल्स बना के जब आप व्हाट्सएप करो इन कस्टमर्स को जो नॉट इंटरेस्टेड है, उनको कॉल नहीं करनी है, उन्होंने आपको मना कर दिया मुझे कॉल मत करो, इस महीने मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, उन्हें कंटेंट के पीसेस भेजना शुरू करो। व्हाट्सएप ईमेल. हाँ, तो सीआरएम में आज की डेट में जैसे ही आप किसी कस्टमर को नॉट इंटरेस्टेड मार्क करते हो या आप कोल्ड मार्क करते हो, आप कंटेंट पहले से डिफाइन करके सीआरएम को बताते हो, नॉट इंटरेस्टेड को ये वाला कंटेंट दिखना है और इसको ये देखना। अच्छा, उसमें एज भी आ जाता है। एक बुढ़े अंकल हैं, कह रहे हैं मुझे चैट जीपीटी सीखना है, बट मेरी एज में मैं सीख पाऊंगा या नहीं। अब बुढ़े अंकल के सामने आ गया एक ऐसा व्हाट्सएप मैसेज जिसमें वीडियो आ रही है, एक दूसरे बुढ़े अंकल बोल रहे हैं घर में बच्चों के साथ टाइम पास नहीं हो रहा था मेरा, मैं बोर हो रहा था, रिटायर हो गया हूँ, जिंदगी में समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, मैंने अपना ये कोर्स ज्वाइन किया, आज मैं सारा दिन कस्टमर्स के साथ इंगेज करता हूँ, मीटिंग्स करता हूँ और मेरी जिंदगी बिल्कुल चेंज होगी, प्लस मैं बच्चों से पैसे नहीं मांग रहा, आज के डेट में मैं आज भी खुद कमा रहा हूँ। तो वहां जो उसको कस्टमर को सेटिस्फेक्शन एंड ट्रस्ट मिलता है ना, कि मेरे साथ का बूढ़ा इंसान आज खड़ा होके ये बात बोल रहा है, इस कंपनी से प्रोडक्ट लिया था और आज मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, वो कस्टमर को अथॉरिटी बिल्ड करता है। बिल्कुल. तो वहां जरूरी है कि आप कंटेंट मार्केटिंग जरूर ऐड करें और सीआरएम इसमें मेजर प्ले रोल करता है। ठीक है. निधि बहन, एक क्वेश्चन मुझे पूछना है, फॉलोअप कितनी बार करना चाहिए? 2 बार, 3 बार, 10 बार, 12 बार, ये जब तक कस्टमर ना बोले तब तक? 5 फनल होती हैं फॉलोअप की, डे 1, डे 3, डे 7 और लास्ट में 11वें दिन और 21वें। बस ये बस, इसके बाद आपको कस्टमर को कॉल नहीं करना है। इसके बाद कॉल किया तो कस्टमर या तो आपको बोल देगा मुझे ब्लॉक में डाल दो, या वो आपकी कंपनी के बारे में गालियां देगा, मार्केट में जाके गूगल वगैरह पे रिव्यूज देगा। Desperate. तो डे 1 पे फॉलोअप करो जहां आप कस्टमर से बात करो। Sure. डे 3 पे कस्टमर से एक फॉलोअप और करो जहाँ पे कस्टमर बोल रहा है मैं सोचूंगा, आप अभी कुछ डिटेल्स भेज दो। डे 5 पे कस्टमर बोलेगा कि अभी और समझना है, या टीम से बात कर रहा हूँ, कंपनी से बात कर रहा हूँ, बीवी से बात करूँ, किसी से भी बात करूँ। डे 7 पे भी कस्टमर थोड़ा थोड़ा रिलक्टेंट होता है कि मेरे को समझ में आ रहा, पर इतने 5 फनल के बाद अगर आपका कस्टमर ने अभी तक परचेज नहीं किया, उस कस्टमर को उसी मंथ के लिए डंप मत करो, एटलीस्ट 3 महीने तक तो छोड़ो मत, सिर्फ कंटेंट मार्केटिंग करो। आप Sure. कॉल नहीं कर रहे हो, लेकिन कंटेंट के थ्रू उसको दुनिया दिखा रहे हो, स्टोरी टेलिंग कर रहे हो कि भाई मेरे प्रोडक्ट में ये चीजें हैं जो तू मिस कर रहा है, लोग ले रहे हैं।
सीआरएम कौन सा रेकमेंड करते हो, कस्टमाइज है या कोई मार्केट सॉफ्टवेयर? सर देखो, मैंने जो यूज किया अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली 99 एकर्स मतलब नौकरी से लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया तक इनबिल्ट ही सीआरएम थे जो कस्टमाइज थे। पर जोहो का सीआरएम आज की डेट में बहुत इफेक्टिव है आप हैप्पी हो और लोग काम कर रहे हैं उसमें। ओडू का सीआरएम आपको पता है? नहीं। अच्छा, ओडू है, बिट्रिक्स 24 है, गूगल शीट से भी आप कर सकते हो, एआई से भी कर सकते हो। आप डेमो लो हाँ जो आपकी कंपनी का सूट करता है, बट आप सीआरएम यूज करो। हाँ, कस्टमाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, मैं रियल एस्टेट में हूँ, मेरे कस्टमर्स की जो जो ए- प्रॉब्लम्स आएंगी या जो Yes, yes, डिस्पोजिशंस आएंगे या जो उन्हें कंटेंट भेजना है या जितने फॉलोअप्स फनल बनानी है वो डिफरेंट है। बिल्कुल। फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं उनका सीआरएम है। तो जो सीआरएम आपको कस्टमाइजेशन दे रहा है एज पर योर प्रोडक्ट एंड योर बिजनेस, वो सबसे बेस्ट सीआरएम है। बहुत शानदार, एक्सीलेंट। अब एक क्वेश्चन है कि टेलीकॉलिंग टीम भी रहता है और सेल्स फील्ड भी रहता है। जी फील्ड सेल्स का हमें पता है, डीएसआर लो, मीटिंग्स करो, आपने जैसे बोला रेड ब्लू ग्रीन वो कर लो। टेलीकॉलिंग का भी सेम टारगेट होता है, बट टेलीकॉलिंग को और कैसे मोटिवेट करें? सर टेलीकॉलिंग टीम जो होती है ना, सेल्स की टीम जो 9 घंटे बैठ के हेडफोन लगा के कॉल लेती कॉल सेंटर रहती है, टाइप्स, हाँ सबसे मोनोटोनस काम उन्हीं का होता है। जी, और टफ काम। सबसे ज्यादा जो एट्रिशन होता है वो आपके कॉल सेंटर्स में यस, होता है। उसके पीछे 2 रीजन होते हैं कि आपको सबसे पहले अपने एम्प्लॉयज को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, जो मैं हमेशा करती हूँ। चाहे कितनी भी बड़ी टीम होगी, आपके आपके अंडर हेड्स तो जरूर होंगे। बिल्कुल। हर एक लीडर से मैं ये क्वेश्चन कर रही हूँ कि क्या आपने अपनी टीम की विल एंड स्किल में उसको डाल रखा है? क्या आपने आइडेंटिफाई किया है कि मेरा ये जो टीम मेंबर है इसको क्या एक्साइटेड करता है? क्या इसको रिवॉर्ड्स करते हैं, क्या रिकग्निशन करते हैं, या इसको इंसेंटिव करता है? सेल्स में बंदे 2 ही चीज़ों के लिए आते हैं, मेरे जैसे लोग दोनों चीज़ों के लिए आते हैं। इंसेंटिव एंड रिवॉर्ड रिकग्निशन दोनों चाहिए मुझे। ज़्यादातर जो 90% टीम मेंबर्स आते हैं वो इंसेंटिव्स के लिए आते हैं, राइट? तो आपको ये चेक करना है कि मेरी टीम में अच्छी इंसेंटिव स्ट्रक्चर है या नहीं। अगर आपने एक इंसेंटिव स्ट्रक्चर बना रखा है, आपके हिसाब से वो बहुत अच्छा, आपके पीएनएल को मैच कर रहा है, कमा आपकी टीम में 10 लोग नहीं रहे हैं 100 लोगों की टीम में, तो वो इंसेंटिव स्ट्रक्चर आपके लिए अच्छा है, आपकी टीम के लिए नहीं है। फाउंडर वही सक्सेसफुल है, टीम्स वही सक्सेसफुल है जहाँ कंपनी कमा रही है, उसके साथ उसके टीम मेंबर्स कमा रहे हैं। बिल्कुल। अगर टीम मेंबर्स नहीं कमा पा रहे और आप बिजनेस ग्रो करे जा रहे हो, दैट मीन्स आपके जो इंसेंटिव स्ट्रक्चर है उसमें फ्लॉज हैं। तो इंसेंटिव स्ट्रक्चर इतना रोबस्ट रखो कि आपकी टीम मेंबर्स कम से कम 100 में से आपके 50 से 60% टीम इंसेंटिव्स कमाए ही कमाए। वो कमाएंगे, दैट मीन्स एक टारगेट टारगेट अचीव कर रहे हैं, पॉजिटिविटी आ रहा है, पॉजिटिविटी आ रही है। कलेक्शंस है। इसके अलावा ऑन द स्पॉट इंसेंटिव्स होते हैं सर, आपको हर दूसरे दिन में कुछ कुछ नए नए इंसेंटिव प्लान्स डालने चाहिए। ऑन द स्पॉट इंसेंटिव का मतलब है 200 रुपए, 250 रुपए। एक बार हमने क्या किया, हमने एक फ्रेम लिया, कांच का एक फ्रेम है, उसमें 100 के नोट चिपका दिए और 500 के नोट चिपका दिए। बोला ये चाबी यहाँ पड़ी है, रजिस्टर में लिखते जाना, जिसने इतनी सेल की वो इतना इंसेंटिव उठाता जाए। सर उस दिन जितना नल्ले टीम मेंबर्स थे ना, जिनसे जिंदगी में उम्मीद नहीं थी कि वो सेल कर सकता है, हाईएस्ट इंसेंटिव सारे नल्लों ने उठाया। दैट मीन्स उनमें स्किल्स की कमी नहीं थी, विल की कमी थी। तो कई बार ऐसे इंसेंटिव्स जो आप बियॉन्ड अ लेवल देते हो ना, आपको ये बता देता है कि आपके कौन सा टीम मेंबर को क्या चीज भारी है और कौन से टीम मेंबर एक्चुअली स्किल्स के कारण फेल नहीं हो रहे, विल के कारण। बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। अब हम एक नेक्स्ट सेक्शन पे जाते हैं, बहुत क्विक। मैं आपको सेगमेंट्स दे दूंगा जी वो सेगमेंट के लिए सेल्स टीम प्रोसेस के लिए आपका बेस्ट गाइडेंस क्या है। अल्टीमेटली वो सेगमेंट का सेल्स बढ़ना चाहिए। पहला सेगमेंट है रिटेलर, उसके लिए क्या सेल्स आप गाइडेंस दोगे? सेल्स बढ़ाने के लिए क्या सेल्स गाइडेंस के लिए ओवरऑल सेल्स टिप्स। यस, रिटेलर के लिए। सर रिटेलर्स के लिए तो मैंने सबसे पहले ये देखा है कि गूगल तक पे रजिस्टर्ड नहीं है। दुकानदार कहता है कि मेरी दुकान पे लोग आए, लोग आने के लिए आपने जो सबसे बेसिक चीज है गूगल, आपने उस पे भी अपनी शॉप को रजिस्टर नहीं कर रखा। सेकंड इम्पोर्टेंट चीज, आपके पास जो कस्टमर्स आ रहे हैं आप उनका नाम नंबर नोट कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ओकेजन्स होते हैं जब आप अपनी सेल लगाते हो। दिवाली होगी, दशहरा हो गया, कुछ हो गया, बर्थडेज हो गए, आपके एनिवर्सरीज हो गए, लोग आकर कपड़े खरीदते हैं, तो आप क्या उनको कितना पर्सनल फील कराते हो, ये इंपॉर्टेंट है ताकि लोग आपके पास आए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरा है मॉडल्स, एसओपी मॉडल्स। हमेशा मैं जिस भी रिटेलर से पूछती हूँ, निधि मैं अगर गल्ले पे बैठता हूँ उस दिन इतनी सेल होती है, मैं नहीं बैठता तो सेल ही नहीं होती। वो इसलिए नहीं होती है सर, आपके पास एक तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, आप अपने कस्टमर्स की साइकीज जानते हो, उनका बिहेवियर जानते हो। आपको उसके लिए कुछ नहीं करना। जब आप अपने कस्टमर को बेच रहे हो, कोई माल, कपड़ा दिखा रहे हो, माल बेच रहे हो, कुछ भी कर रहे हो,
आप उसमें एक मोबाइल रिकॉर्डिंग कर लो, एक शूट करवा लो वीडियोस कि जब मेरे पास एक बूढ़े अंकल आए तो मैंने उनसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे, क्या दिखाऊं बूढ़े अंकल के टेस्ट के हिसाब से। आपकी कुछ तो एक्सपर्टीज होगी ना बिल्कुल कि बूढ़े अंकल को आके आप सिल्क के रेड कलर के कपड़े, आंटी को सॉरी रेड कलर के कपड़े नहीं दिखाओगे उनके टेस्ट के हिसाब से। वही आपका तजुर्बा है, तभी आप कनेक्ट कर पाते हो, तभी आपकी सेल हो पाती है। तो आप जो जो काम आप करते हो उसको रिकॉर्ड करा लो और वो रिकॉर्ड करके ट्रेनिंग का पार्ट बना दो। जब भी कोई नया टीम मेंबर आए, कोई बूढ़े अंकल आ रहे हैं, बच्चा आ रहा है, जवान आ रहा है, जिनको आपने सेल किया है, वो रिकॉर्डिंग उसको ट्रेनिंग के पार्ट में दिखा दो। उससे भी ये होगा कि 80% आपका काम आसान हो जाएगा। जो 6 महीने बैठ के आप दिखा रहे हो और आपका लड़का साथ में बैठ के देख रहा है, वो काम से आप एक तरीके से डू अवे बिल्कुल। कर लोगे। आपका 70-80% आपका वो लड़का तैयार हो जाएगा सेल्स में। जी, रेस्ट 20% तब होगा जब वो ऑन ग्राउंड सेल करेगा। sure. जब वो जितनी सेल कर रहा है उसका भी एक Sales. रिपोर्ट बनाओ, उन पे इंसेंटिव स्ट्रक्चर दो। आज कितने का माल बेचा, कितने कपड़े उसने बेचे हैं, उस पर उनका इंसेंटिव स्ट्रक्चर बना कर दो। कई बार ऐसा होता है कि मैं जाकर देखती हूँ कि एक बंदा जो है कितने सालों से उस शॉप में काम कर रहा है, ना आपने उसकी सैलरी बढ़ाई, बढ़ाई तो पीनट्स में बढ़ाई, आपने उसको इंसेंटिव नाम पे कुछ नहीं दे रखा। देखो सेल्स का मतलब इंसेंटिव है, Yeah. चाहे वो कपड़े की दुकान में हो, रिटेलर हो, B2B हो, B2C हो, कहीं पे भी हो, आप सैलरी उसकी कमा के दोगे, उसको बोलोगे सैलरी लग अपने घर पे, इसको तू बैंक में डालता रहे, तो यहाँ से इतना कमाएगा कि तेरे को बाहर जाने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। जो 2 माल बेचता था, 2 कपड़े बेचता था, वो खुद अपनी सेल बढ़ाएगा, खुद इंसेंटिव कमाने की कोशिश करेगा। और ये जो OTS मैंने बोले हैं, दुकानदारों को तो रोज लगाने चाहिए। और जिस टाइम पे ये बिजनेस का टाइम होता है, दिवाली, दशहरा, फेस्टिव सीजन है, ऐसे ऐसे उनको ऑफर लगा के रखनी चाहिए अपने Team के लिए. सेल्समैन के लिए। Yes. आईफोन रख दो, Spot incentives offers. आईफोन रख दो, रिस्ट वॉच रख दो, ऐसी चीज जो एक सेल्समैन के सपने में है, जो अपनी बीवी, बहू, वाइफ किसी को भी देना चाहता है, या ला के तो रखो भाई। जब कमाएगा, सेल करेगा तो लेके जाएगा ना। Yes. वो एक आईफोन आपके 50 लड़कों की नजर में होगा, भागेंगे सारे, जीतेगा एक, शानदार. राइट। शानदार. पर करो तो सही, इतना जज्बा तो रखो कि मैं खुद कमाने के लिए बैठा हूँ, मैं चाह रहा हूँ मेरी सेल डबल हो जाए, मेरा एक टीम मेंबर मुझे एक कस्टमर के बदले 4 कस्टमर क्लोज करके दे। तुमने कस्टमर्स के लिए डिस्काउंट रख दिए, तुमने अपने एम्प्लॉयज के लिए कुछ रखा नहीं, तो कैसे चलेगी बात। तो इंसेंटिव बहुत इंपॉर्टेंट है. इम्पोर्टेंट है। गूगल रिव्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है और क्लैरिटी ऑफ एसओपी बहुत हाँ, इंपॉर्टेंट है. फैमिली रिलेशनशिप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फेस्टिवल्स और आज की डेट में आपके जो एम्प्लॉयज हैं, दे वांट टू बी वैल्यूड, Sure. राइट। आपका चाहे एक कपड़ा मारने वाला भी है, मेड भी हमारे घर में आती है, अगर आप कुछ बर्गर मंगवा रहे हो, कुछ भी मंगवा रहे हो, जो आप अपने बच्चों के लिए मंगवा रहे हो, आप ऑफर तो करो। आप कैसे जीतोगे। और ये मैं जनरली बोल रही हूँ, मतलब इसलिए नहीं कि हमें एम्प्लॉयज रिटेन करने हैं। जनरली एक बिजनेसमैन या दुकानदार अपनी दुकान पे अगर खुद कुछ खाने के लिए मंगवा रहा है, उसको सबके लिए, लोग लंगर लगाते हैं, आपकी दुकान वो लोग चला रहे हैं, भगवान ना करे आप बेड रिडन हो जाओ, आपके बदले वो लोग चलाएंगे, लेकिन तब चलाएंगे जब वो वैल्यूड फील कर। मेरे फादर भी, उनकी भी शॉप से, तो मेरे फादर बोलते पहले ये मेरे बच्चे हैं, हाँ, ये इनके कारण मेरा घर चल रहा है, तो मेरा बच्चे बात का है. तो आई थिंक ये बहुत अच्छा आंसर है. अभी टीम के बारे में और इंसेंटिव के बारे में आपने कवर कर दिया, तो अब हम शॉर्ट आंसर्स क्विक फायर करेंगे. मैन्युफैक्चरर्स की सेल्स के लिए क्या? सर मैन्युफैक्चरिंग की सेल्स के लिए तो यही रहेगा कि जितने उन्होंने यूनिट मैन्युफैक्चर किया, मतलब OTS का स्ट्रक्चर हर जगह चलता है, ऑन द स्पॉट. ऑन द स्पॉट इंसेंटिव एंड मंथली इंसेंटिव लगा दो। लिंक्डइन पे रिवॉर्ड रिकग्निशन जरूर करो। ठीक है. मैन्युफैक्चरर हैं, रिटेलर हैं, आज की डेट में मैं, क्योंकि मेरा लिंक्डइन बहुत स्ट्रॉन्ग करती हूँ, बहुत ज्यादा करती हूँ, हर कोई अवेलेबल है यार, क्या बात. हर कोई। अगर आपने एक फोटो लगा दी अपने टॉप एम्प्लॉय की कि ये एम्प्लॉय ऑफ द मंथ है, या सुपर या स्टार परफॉर्मर है, और उसको आपने फ्रेम करके उसके घर भिजवा दिया लिंक्डइन के वो पोस्ट को, या उसकी वाइफ को भेज दिया कि आपके हस्बैंड ने, हम आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं, आपके हस्बैंड ने, जैसे मेरे घर में एक बार आया मेरे हस्बैंड को कि निधि अनेजा जो है, शी इज अ स्टार परफॉर्मर, Yes, yes. मैं घर पे नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड वो अवार्ड ले रहे हैं। हमारे टीम मेंबर्स के लिए हम उनके मदर्स को साड़ी भेजते और एक अप्रिशिएट हैंड रिटन लेटर मिलता है. हाँ, समथिंग विच इज स्पेशल, विच विल Personal. मेक देम फील स्पेशल, Emotional. आप वो करो। देखो आप किसी भी बिजनेस में चले जाओ सर, आपको कुछ ऐसे इमोशनल रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन लाने पड़ेंगे जिससे उनकी करियर भी बने। जितने भी सेल्समैन हैं इंडिया में, कॉल सेंटर में या किसी बिजनेस में काम कर रहे हैं, लिंक्डइन सबका है। एक फोटो लगाना और बताना कि हमारा टीम का टॉप परफॉर्मर है, या इसको 2 साल कंप्लीट हो गए,
5 साल कंप्लीट हो गए, इसकी ये वैल्यूएबल जर्नी रही है। यार वो एम्प्लॉय आपकी कंपनी छोड़ के किसी भी कंपनी में जाएगा, याद करेगा ये कंपनी ने मुझे कितना वैल्यू किया था। मेरे घर पे मेरे पापा के पास इन्होंने एक मेरा फोटो फ्रेम भेजा था, साइन किया हुआ, कैश भेजा था 1000 रुपए कि ये एक टोकन ऑफ लव है। मतलब डिपेंड्स, बट छोटे छोटे जेस्टर आपके एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं। और सेल्स में इतना टफ जॉब है सर, रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी निकालते हैं। रोज मार्केट में हमें जॉब्स की ऑफर आती हैं, हर कोई हमें लेना चाहता है मार्केट में। अगर आप एक अच्छे सेल्समैन हो, आपको अपनी टीम को रिटेन करने के लिए वैल्यू, प्यार, इंसेंटिव्स, पैसा, सैलरी सब देना पड़ेगा। नहीं तो नया एम्प्लॉय लाओगे, रिक्रूटर को भी पैसे दोगे, उसको सिखाने में 6 महीने लगाओगे, उतना आपका धंधा चौपट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, एक एंटरप्रेन्योर को सेल्स के लिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए तो आपने बता दिया, प्रोसेस है, पीपल है, स्ट्रैटेजी है, यूएसपी है, वो पूरा बता दिया। क्या नहीं करना चाहिए उस पर भी कुछ बताओ। आप ये पूछना चाह रहे हैं कि बिजनेसमैन को सेल्स नहीं करनी चाहिए? सेल्स बढ़ाने के लिए क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट टू अवॉइड। अच्छा, तो उनको हवा में हाथ उठाकर ये नहीं बोलना कि इस महीने मेरे ये नंबर होने वाले हैं या हमारा ये टारगेट है। आपकी टीम के अंदर जो भी सेल्स के प्रोसेस के हेड्स हैं, आप उनको बुलाओ, आप डेटा देखो अपना, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर हमने कितनी सेल की थी। ठीक है, जो लोग सीजनल सेल्स करते हैं, फॉर एग्जांपल दिवाली दशहरे के ऊपर सीजनल सेल्स बढ़ती हैं, लास्ट दवा लिया। तो आप जब भी अपना डेटा डिसाइड करो या अपना कोई भी नंबर डिसाइड करो, वो हवा में हाथ उठा के मत करो, प्लीज डेटा को देखना शुरू करें। लास्ट ईयर 100 कस्टमर्स आए थे, प्रोडक्ट का प्राइस था 5000 रुपए, तो इतनी सेल हुई, इतना कन्वर्जन हुआ। इस साल मेरे पास 100 से ज्यादा कस्टमर्स अभी आ रहे हैं, तो फेस्टिवल सीजन पे मैं इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। और इतना प्रोडक्ट पिछली बार 5000 का था, इस बार मेरा टिकट साइज ही 10,000 का है, तो मैं ये एक्स रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, कन्वर्जन एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। सेल्समैन या सेल्स की टीम या बिजनेसेस वही बंद होते हैं सर जो हवा में बात करते हैं। डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो राइट प्लानिंग, राइट बजटिंग, राइट प्रोसेस, ये है। आई थिंक बहुत शानदार पॉडकास्ट था और मैं एक बोल्ड अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। मैंने निधि को पूछा भी नहीं, बट बोल्ड अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। अच्छा था, आई थिंक बहुत डीप था, 2 बार देखिए। कुछ टेक्निकल टर्म्स थे, उसको हमने क्लैरिफाई किया है। एओएस क्या होता है, एनपीएस नेट प्रमोटर स्कोर होता है। तो आप ये कमेंट्स में पूछिए, हम आपको गाइड करते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि एक यूट्यूब लाइव पे या जूम लाइव पे आप लोग के लिए एक लाइव सेल्स आपके कंपनी के लिए मास्टर क्लास हो, जो बसेश भाई और निधि बहन साथ में ले, तो कमेंट में लिखो सेल्स मास्टर क्लास और हम साथ में कर लेंगे। ये इनको बिना पूछे हमने बोल दिया, ये हमारा हक है। आई थिंक बहुत शानदार पॉडकास्ट था। अपने कमेंट्स में जरूर बताना क्या अच्छा लगा, क्या क्वेरीज है, और आप चाहते कि हम लाइव जॉइंटली मास्टर क्लास करें आपके कंपनीज के लिए यूट्यूब लाइव पे या जूम लाइव पे। आप सेल्स मास्टर क्लास लिखिए, निधि बहन के हम डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डालते हैं। फील फ्री टू रीच आउट टू हर, डू हर कोर्सेज। आई थिंक उन्होंने ग्राउंड पे काम किया है, एनर्जी एक्सपीरियंस अच्छा है, और वो भी डंडा मारती है, अच्छा डंडा मारती है। निधि बहन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन बिजनेस विद बसेश। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। So thank you audience, love and blessings, take care, keep rising.